मेरे पूरे पहले की वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही विशेष है और बार बार आपको नए उसमें जीवीए या जीडीपी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, बेसिक प्राइस, ये सब बार बार सुनने को मिलेगा। जो बात पीछे के वीडियो में मैंने बार बार बताया है उसको अच्छे से ध्यान से देखिए। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ राष्ट्रीय आय में, जो मेंस का विषय है। मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस पर कि निजी आय क्या है, निजी व्यक्तिगत व्यय योग्य आय क्या है, ये सारी चीज़ों पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज हम देखेंगे निजी आय क्या है या प्राइवेट इनकम क्या है, और दूसरा व्यक्तिगत व्यय योग्य आय क्या है या पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है, व्यक्तिगत व्यय क्या है। इसके अलावा राष्ट्रीय आय की गणना विधि क्या होती है, कैसे किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। पहले सीएसओ के द्वारा किया जाता था, वर्तमान में 2015 से अब ये एनएसओ द्वारा 2015 में एनएसएसओ और सीएसओ को मिला करके एनएसओ बना दिया गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये राष्ट्रीय आय की गणना की। तो एक एक पॉइंट्स को ये देखेंगे और ध्यान रखिएगा, पूरा मेंस के लिए, प्री के लिए कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसको आप बहुत अच्छे से बार बार देख करके कंप्लीट करेंगे, क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय को दो भागों में बांटते हैं, एक तो निजी आय और दूसरी सार्वजनिक क्षेत्र की आय, यानी प्राइवेट इनकम होती है और दूसरी कौन सी इनकम होती है, दूसरी पब्लिक इनकम होती है। इन दोनों से मिलकर के राष्ट्रीय आय की गणना होती है। राष्ट्रीय आय में जो निजी आय या प्राइवेट इनकम होती है, अब ये अगर मेंस में पूछा तो प्राइवेट इनकम मतलब क्या, कि जो राष्ट्रीय आय है उसमें अगर हम सरकार की आय को घटा दें, राष्ट्रीय आय में सरकार की आय को घटा दें, इसके अलावा जो हमारे ट्रांसफरेबल इनकम है विश्व के द्वारा, शेष विश्व और भारत सरकार के द्वारा जो हस्तांतरणीय आय है या ट्रांसफरेबल इनकम है, जैसे पुरस्कार की राशि हो गई, या निजी क्षेत्र में सरकार के द्वारा कुछ और उनको जैसे छात्रवृत्ति दी जाती है या फिर अन्य कुछ प्रोत्साहन दिया जाता है, वो ट्रांसफरेबल इनकम है। शेष विश्व से भी मान लीजिए कोई पुरस्कार मिल रहा है या कोई प्रोत्साहन मिल रहा है, तो ऐसे ट्रांसफरेबल इनकम को जब हम जोड़ दिया जाता है निजी आय में और साथ ही साथ आप राष्ट्रीय आय में जोड़ दिया जाता है, साथ ही साथ सरकार की आय या पब्लिक सेक्टर की पब्लिक इनकम को घटा दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर की बहुत सारे पैसे सरकार के पास ब्याज के रूप में रखे रहते हैं, उससे उनका इंटरेस्ट जो मिलता है उसको जोड़ दिया जाए, और सामाजिक सुरक्षा में जो कर्मचारियों का योगदान है उसको अगर घटा दिया जाए, तो इस प्रकार से इस फार्मूले से निजी इनकम को निकाला जा सकता है, प्राइवेट इनकम को निकाला जा सकता है। अब प्राइवेट इनकम में दो प्रकार है, एक व्यक्तिगत आय है और एक प्राइवेट कारपोरेट इनकम है। व्यक्तिगत यानी पर्सनल इनकम, और जैसे आपने देखा कि बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा जो कंपनियां बना दी जाती, प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट जॉइंट कंपनी भी होती है, प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी, जिसमें कि लोगों के शेयर इसमें लगे होते हैं। तो दो प्रकार की आय हो गई निजी आय, एक व्यक्तिगत आय हो गई और एक प्राइवेट कारपोरेट इनकम हो गई। व्यक्तिगत आय कैसे बनेगी, जब हम निजी आय में से निगम कर और निगमों का अविकृत लाभ, चूंकि निगम कर या कारपोरेट टैक्स को घटा दें और साथ ही साथ निगमों का जो नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसको जब घटा दें, जैसे आपने देखा कि निगम का लाभ जो है अविकृत लाभ, यानी जब शेयर के द्वारा जो निगम बनाया जाता है उसमें जो शेयर के प्रॉफिट होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट अभी नहीं हो पाते हैं। तो अगर हम निजी आय में से निगम कर और निगमों का अविकृत लाभ या नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को घटा दें, तो ये हमारी निजी आय आ जाती है, ये हमारी पर्सनल इनकम आ जाती है, व्यक्तिगत आय। तो व्यक्तिगत आय कब बनेगी, जब निजी आय में कौन सा घटा दें हम, निगम कर, कारपोरेट टैक्स और निगमों का अविकृत लाभ या नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को घटा दें, तो ये बन जाएगी व्यक्तिगत आय, जो मैथ्स में पूछा जा सकता है आपसे। इसके अलावा मैथ्स में पूछा गया है व्यक्तिगत व्यय योग्य आय। व्यक्तिगत व्यय योग्य आय कौन सी आय है, तो जब व्यक्ति जो व्यक्तिगत आय होती है उसमें सारी आय को वो व्यय नहीं कर सकता है,
उसमें व्यय करने के लिए जब स्वतंत्र होता है उसी को व्यक्तिगत व्यय योग्य आय या पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहा जाता है। तो जब व्यक्तिगत आय में से हम जब डायरेक्ट टैक्स या कोई अनिवार्य शुल्क एवं दंड, जब डायरेक्ट टैक्स को या प्रत्यक्ष कर को घटा दें या जो भी सरकार के द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं उसका चार्ज या शुल्क को या अनिवार्य कोई पनिशमेंट का दंड है वो सब घटा दें, तो ये क्या है, व्यक्तिगत वैसी व्यय योग्य आय हो जाती है। यानी व्यक्तिगत व्यय योग्य आय क्या है कि व्यक्तिगत आय में से डायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि वो पर्सन के ऊपर लग रहा है इसलिए डायरेक्ट टैक्स यहाँ घटाएंगे, और उसके ऊपर अगर कोई शुल्क, सेवाओं के ऊपर सरकार के द्वारा कोई शुल्क या चार्ज लगाया जा रहा है तो वो घटा देंगे। तो क्या है, व्यक्तिगत ऐसी आय है जो वो खर्च कर सकता है, जो उसको बचत कर सकता है, उसके लिए स्वतंत्र होता है, वो व्यक्तिगत व्यय योग्य आय। ये कई बार क्वेश्चन में आया है। इसके अलावा मेंस में पूछा जाता है ग्रीन जीडीपी। आर्थिक विकास में किसी देश ने अपने पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा है। वास्तव में ग्रीन जीडीपी ऐसी जीडीपी है जिसमें कि जब विकास होता है तो निश्चित रूप से पर्यावरण को हानि होती है, और इस पर्यावरण को हानि होती है तो उसका जब मॉनेटरी वैल्यू जब हम निकालते हैं और उस मॉनेटरी वैल्यू को जीडीपी से घटा देते हैं, यानी जीडीपी से जब हम उस पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा है उसके मॉनेटरी वैल्यू को कैलकुलेट करके जब घटा देते हैं तो ग्रीन जीडीपी हमारा आ जाता है। नए कॉन्सेप्ट में ग्रीन जीडीपी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये ध्यान में रखिएगा। वहीं से ग्रीन जीएनपी इसी का जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, ग्रीन जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये एक विशेष समयावधि में जो अधिकतम संभावित मात्रा, बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है, अधिकतम संभावित मात्रा जो प्राकृतिक संपदा, जो नेचुरल रिसोर्सेज को, नेचुरल हमारी संपदा को बनाए रखते हुए प्राप्त की जाती है, उसको ग्रीन जीएनपी कहते हैं। ये 1995 से कॉन्सेप्ट आया और इसके तहत 192 देश इसमें शामिल है ग्रीन जीएनपी जो निकालते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का पहला स्थान है, जबकि भारत का इसमें 173वां स्थान है, 173वां स्थान है भारत का। तो ग्रीन जीएनपी बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, एक समय विशेष पे प्रति व्यक्ति उत्पादन की, पर कैपिटा प्रोडक्शन की, वह ज़्यादा से ज़्यादा संभावित मात्रा जो पर्यावरण को नुकसान किए बिना हम प्राप्त कर सकते हैं, जो प्राकृतिक संपदा को नुकसान किए बिना प्राप्त कर सकते हैं, वो हमारी ग्रीन जीएनपी कहलाती है। अब दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना पहले भी मैंने चर्चा की है। राष्ट्रीय आय की गणना जो है स्वतंत्रता से पूर्व दादा भाई नौरोजी ने की थी 1868 में, और उन्होंने पूरे देश की राष्ट्रीय आय को 340 करोड़ रुपए, 340 करोड़ रुपए बताया था, जबकि पर कैपिटा इनकम को 20 रुपए पर ईयर, 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय प्रत्येक प्रति साल में उन्होंने ऐसी गणना की थी। स्वतंत्रता पश्चात ये क्वेश्चन बना है, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय का गठन किया गया, जिसके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती रही। अब उसके बाद से सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए 6 क्षेत्र और 14 उप क्षेत्र इन्होंने बनाए हैं, जिसको कि 6 क्षेत्रों में ये कौन कौन से क्षेत्र हैं, पहले क्वेश्चन बनते थे और अभी भी क्वेश्चनों से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि 6 क्षेत्र और 14 उप क्षेत्र कौन कौन से हैं, जिससे कि किस प्रकार से गणना करते हैं। सबसे पहला प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर, जिसमें 4 उप क्षेत्र आते हैं, कृषि, एग्रीकल्चर, वानिकी, फॉरेस्ट्री, मत्स्य, फिशरी, खनन। तो ये 4 उप क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्रों में आते हैं, जबकि द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण, कंस्ट्रक्शन, विद्युत, गैस, जलापूर्ति, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और जलापूर्ति, ये सेकेंडरी में 3 उप क्षेत्र, इसको विशेष तौर पे ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। विनिर्माण, निर्माण, इसके अलावा पाइपलाइन से भी जो माना जाता है उसको भी विनिर्माण और निर्माण, ये द्वितीय क्षेत्र दरअसल इंडस्ट्री सेक्शन को बताता है, औद्योगिक क्षेत्र को बताता है। तो उसमें विद्युत, गैस और जलापूर्ति ये पाइपों के द्वारा की जाती है, इसको भी एक हम इंडस्ट्री या इसको भी हम औद्योगिक क्षेत्रों में लेते हैं। तो ये विशेष कर एक क्वेश्चन पूछा जाता है विद्युत, गैस
गैस और जलापूर्ति पाइपों के सहारे या तारों के सहारे किया जाता है, इसलिए इसको भी विद्युतीय क्षेत्र में हम देखते हैं। इसके बाद जो बाकी जो क्षेत्र हैं वो तृतीय क्षेत्र हैं। इस तृतीय क्षेत्र का सब डिवीजन है, जैसे आपने देखा तृतीय क्षेत्रों में कई सारे सब डिवीजन है यहाँ तक, जैसे परिवहन, संचार और व्यापार, ये तीसरा बड़ा क्षेत्र है। इसमें परिवहन, इसका उपक्षेत्र 8वां है परिवहन संचार, 9वां है व्यापार, होटल, ये सब। फिर बड़ा क्षेत्र है चौथा फाइनेंस एंड रियल एस्टेट, फाइनेंस एंड रियल एस्टेट। तो फाइनेंस एंड रियल एस्टेट यानी जो हम जमीनों में पैसा लगाते हैं, तो वित्त और वास्तविक संपदा, इसमें बैंकिंग, बीमा, इसके अलावा वास्तविक संपदा, व्यावसायिक सेवा, ये सब चीजें भी इसमें आती हैं। तो बैंकिंग, बीमा, वास्तविक संपदा, ये सारी चीजें इसमें हैं। फिर सार्वजनिक और निजी सेवा, सार्वजनिक सेवाओं में सार्वजनिक प्रशासन और अन्य सेवा। इसके अलावा जो अगला क्षेत्र है, छठवां है, वो विदेशी क्षेत्र है। तो विदेशी क्षेत्र जिससे निश्चित रूप से हमारा जितना भी यहाँ पर याद रखिएगा, जितना भी ट्रांसफरेबल इनकम विदेशों से है, ये भी राष्ट्रीय आय में जोड़ता है, लेकिन इंटरनल ट्रांसफरेबल इनकम नहीं जोड़ता है। तो विदेशी क्षेत्र इसीलिए छठवें क्षेत्र के रूप में बाद में सीएसओ ने इसको काउंट किया है। तो इस प्रकार से 6 क्षेत्र हैं, जिसमें 14 उपक्षेत्र शुरू के आपको जरूर अच्छे से देखने हैं, जिससे क्वेश्चन बनता है। और छठवां जो क्षेत्र है विदेशी क्षेत्र। इसमें सीएसओ के द्वारा कैसे निकाला जाता है? तो सीएसओ के द्वारा 1 से 5 जो है वो उत्पाद विधि है, यानी प्रोडक्शन मेथड से निकाला जाता है, उत्पाद विधि से। जबकि ये 6 से बाकी जो 14 तक है, इसमें ये इनकम मेथड है। तो सीएसओ के द्वारा इस 2 मेथड को विशेष तौर पे, प्रोडक्शन मेथड एंड इनकम मेथड को विशेष तौर पे इसमें यूज किया जाता है। अब हम देखें तो इसकी गणना में क्या समस्याएं हैं और वर्तमान में क्या कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है। जैसे आपने देखा नेशनल इनकम में बहुत सारी दिक्कत हमको जाती है। सबसे पहला तो बहुत सारा क्षेत्र अनऑर्गेनाइज्ड है और अमौद्रिक है, असंगठित और अमौद्रिक है, जिससे कि यानी नॉन मॉनेटरी है, जिससे कि हमको उसका वैल्यू बनाने में बड़ी दिक्कत आती है, वैल्यू को निकालने में बड़ी दिक्कत आती है। इसके अलावा सेकंड जो है काला धन की समानांतर अर्थव्यवस्था, ब्लैक मनी की, जिससे कि राष्ट्रीय आय का जो वास्तविक अनुमान है लगाना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारा ब्लैक मनी हमारा रहता है, जिससे कि वास्तविक गणना में दिक्कत जाती है। क्षेत्रीय समानता, बहुत सारा पेड़ पर्वत, कभी मैदानी क्षेत्र में जहाँ आसान होता है, लेकिन जहाँ पर बहुत ज़्यादा विषम परिस्थितियाँ, जहाँ कैलकुलेट करना बड़ा दिक्कत होती है। इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत अच्छा ऐसा गणना का इस मेथड में तो तैयार है, लेकिन बहुत सारे ऐसे टूल्स नहीं है हमारे पास जो बहुत अच्छे तरीके से हम इसका मेथड की वो कर सकें। और लोगों के द्वारा भी जानबूझ करके अपनी आय को छुपाने की कोशिश की जाती है। ये बहुत सारी ऐसी समस्या जो राष्ट्रीय आय की गणना में हमको आती है। अभी जो नया कॉन्सेप्ट है वो 2015 से चेंज हुआ है। 2015 से एनएसएसओ व सीएसओ को मिलाकर के एनएसओ बना दिया गया। ये यूपीएससी 2016-17 में क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में एनएसओ जो है सीएसओ की जगह राष्ट्रीय आय की गणना करता है। अगला जो मेरा वीडियो रहेगा वो बहुत इम्पोर्टेंट मैं चलूँगा, जो आपको देखेंगे जीवीए क्या है, वास्तव में जीवीए क्या है। अभी जो राष्ट्रीय आय 2015 से निकाली जाती है वो 2 आधारों पे होती है। एक तो जीवीए बेसिक प्राइस पे और दूसरा जीडीपी मार्केट प्राइस पे। इन 2 आधारों पे राष्ट्रीय आय क्यों निकाली जाती है, इसका मूल कारण क्या है और ये आधार क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इन सारी चीज़ों पे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, जब तक आपको वीडियो नहीं समझ में आएगा, जब तक आप पुराने वीडियो को नहीं देखेंगे, क्योंकि कंटिन्यूटी में वीडियो बन रहे हैं और बहुत बेसिक कोशिश मैं कर रहा हूँ देने की, जिससे कि आपका बेसिक नॉलेज कवर हो, मैथ्स की चीज़ें कवर हो। तो पुराना वीडियो जरूर देखिए आप, और इसमें आप अभी जो नया आएगा, क्यों हम नया चेंज, जीवीए, खासकर जीवीए, बार बार ये क्वेश्चन आपको परेशान करेगा, जीवीए क्या है, इसको हम अगले वीडियो में बहुत उससे देखेंगे। धन्यवाद।